कुछ साल पहले भारत में एक फिल्म आई थी बाहुबली। वहां से एक सवाल निकला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस सवाल की खूब चर्चा हुई, लेकिन जवाब तब मिला जब दूसरी फिल्म आई, दूसरा पार्ट आया। मगर सवाल अब यह है कि आज भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर और सीज फायर और उसके ऐलान को लेकर जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब कौन सी फिल्म में मिलेंगे। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्यों हुआ। सीज फायर की पहल किसने की, किसने अमेरिका से सीज फायर करवाने को कहा, किसने मदद मांगी, पाकिस्तान ने या भारत ने। पाकिस्तान की तो बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं, पैसे की भी हो सकती है, मगर भारत की क्या मजबूरी थी। अगर हम राष्ट्रीय सेठ और प्रधानमंत्री के परम मित्र को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो भारत की ऐसी कोई मजबूरी नजर नहीं आती। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी क्या मजबूरी थी कि भारत की संप्रभुता को दांव पर लगा दिया गया। भारत के बारे में फैसला लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं, और फैसला लेना तो अलग बात है, फैसले का ऐलान करने वाले वो कौन होते हैं। कम से कम ऐलान करने देते हमारे विश्व गुरु को, तब भी नाक बची रह जाती। पिछले 11 साल से हमने जो तथाकथित शेर पाल रखा है, वो शेर क्या खाली मुसलमानों को गरियाने, कांग्रेस को गरियाने, विपक्षी नेताओं को जेल भेजने, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को धमकाने, डराने और भ्रष्टाचार तथा बलात्कारियों को बचाने के लिए है? यदि ऐसा नहीं है तो भारत के मामले में कोई फैसला या ऐलान करने वाला या मध्यस्थता करने वाला अमेरिका कौन होता है? यह अधिकार उसे किसने दिया? दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है। यह रिपोर्ट बहुत सारे सवालों की तरफ ध्यानाकर्षण करती है। राफेल से लेकर अमेरिकी फाइटर जेट जो पाकिस्तान के पास है, वहां तक की चर्चा है। आखिर भारत क्यों चाहता था कि पाकिस्तान अमेरिकी फाइटर जेट से हमला करे? सवाल यह भी है कि अमेरिकी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किस लहजे में बात की? कहीं लहजा जेलेंस्की वाला ही तो नहीं था? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान परमाणु हमले के बारे में भी सोचने लगा था? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पाकिस्तान की कुछ मीटिंग का जिक्र कर रही है। चलिए विस्तार से एकदम आसान भाषा में इस मुद्दे पर बात करते हैं। मसला बड़ा गंभीर है, सवाल दर्जनों हैं, जवाब कुछ भी नहीं। और इस बार तो सवाल ऐसा है कि भक्त और नफरती चिंटू भी अपने भगवान से नाराज हो गए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मगर उससे पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, और इस समय कुछ ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है एक न्यूज एजेंसी ने आपके इस चैनल लोकहित इंडिया पर 2 स्ट्राइक भेजा है। तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल डिलीट हो जाएगा। इसे बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस जीएसटी का भुगतान करना है। यह रकम हमारे लिए बहुत बड़ी है, इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके जल्द से जल्द आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास करें। कई बार मोबाइल नंबर से पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए क्यूआर कोड या अकाउंट नंबर का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 11 सालों में देश का जो कबाड़ा किया है ना, उन सब का एक मुफ्त रिजल्ट, एक मुफ्त सर्टिफिकेट भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दुनिया के सामने आ गया है। इससे बुरा भारतीय लोकतंत्र और लोकतंत्र की अम्मा के लिए कुछ हो नहीं सकता। 11 साल की सत्ता और बैसाखियों पट्टी की सरकार ने जब सिंदूर का बदला लेने की बात की तो जनता ने एक सुर में समर्थन दिया, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। मगर अमेरिकी दबाव में सत्ता ने 3 दिन में ही घुटने टेके तो बवाल मचा हुआ है। आज की तारीख में 140 करोड़ का देश कई सवालों से जूझ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ तो क्यों? और दूसरा सवाल ये कि सीज फायर के लिए अमेरिका के पास कौन गया? इन दोनों के साथ एक सवाल नत्थी है कि क्या पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया था? इन 3 सवालों के बीच ऑपरेशन सिंदूर की कहानी छिपी हुई है। क्योंकि 8 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज से कहा था कि भारत पाकिस्तान की जंग से वाशिंगटन का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका दोनों देशों को सिर्फ पीछे हटने की सलाह दे सकता है, लेकिन ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के भीतर ही जेडी वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने लगे? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री से तमीज से बात की? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सवाल यह है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री से अमेरिकी वेंस ने तमीज से बात की? क्या नरेंद्र मोदी जेडी वेंस की बात मानने के लिए तैयार थे? क्योंकि पूरी दुनिया में देखा है कि कैसे व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने रूस के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए मनाना चाहा था, और जेलेंस्की ने तब उनकी शर्तें नहीं मानी तो सीधे तौर पर उन्हें बेइज्जत किया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने पूछा कि सूट पहन के काहे नहीं आए, तो वेंस ने कहा कि तुमने एक बार भी अमेरिका को थैंक यू नहीं बोला। सवाल यह भी है कि भारत को सीज फायर के लिए मनाते हुए क्या अमेरिकी नेताओं ने भाषा की मर्यादा रखी? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका को डर था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता है।
इसलिए बिल क्लिंटन की तरह ट्रंप सरकार ने भी दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने के लिए मोर्चा संभाला। दुनिया जानती है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में अमेरिका की चलती है और पाकिस्तान को पैसों की जरूरत थी। शहबाज शरीफ और मियां मुनीर जानते थे कि उन्हें इस समय भारत से जंग नहीं बल्कि IMF से पैसे की जरूरत है ताकि देश का खर्चा चला सकें, आटा दाल खरीद सकें। और अमेरिका ने तय किया कि शरीफ जूनियर को पैसा तभी मिलेगा जब अमेरिका चाहेगा। मगर पाकिस्तान की ये आदत रही है कि वो जब भी हारता है अमेरिका के पास दौड़ के भागता है। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद नवाज शरीफ भी भाग के अमेरिका के पास गए थे और 2025 में भी पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए अमेरिका के आगे घुटने टेके। लेकिन विश्व गुरु भारत के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, न पैसा चाहिए था न कोई ऐसा स्पष्ट दबाव था। अमेरिकियों का दावा है कि भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स में हवाई जंग शुरू हो गई थी। दोनों के फाइटर जेट डॉग फाइट में उलझे हुए थे और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि भारत चाहता था कि पाकिस्तान उस पर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से हमला करे और भारतीय वायुसेना उस विमान को मार गिराए, क्योंकि पाकिस्तान को यह फाइटर जेट अमेरिका ने ही दिया था और पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा गैर नाटो सहयोगी भी है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान को यह दर्जा दिया है, तो इस लिहाज से भी अमेरिका को पाकिस्तान का बचाव करना ही था, क्योंकि अमेरिका अपने एक पुराने सहयोगी को आसानी से चीन के पाले में जाने नहीं दे सकता। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस की जांच के लिए 300 से 400 ड्रोन से हमला किया था। मकसद भारत के एयर डिफेंस की गहराई को नापना था ताकि एक बार एयर स्पेस की सुरक्षा का जायजा मिल जाए तो फिर बड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान 10 मई को भारतीय वायुसेना के हमले से पूरी तरह हिल गया था। ये वो दिन था जब भारतीय वायुसेना ने चकलाला में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर मिसाइल दाग दिया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे बड़ा सेंटर है। इसी एयरबेस पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं, ट्रांसपोर्ट विमान खड़े रहते हैं। यहाँ विमान में ईंधन भरवाने की भी सुविधा है। मतलब भारत की सीमा पर उड़ान भरने वाले पाकिस्तानी जहाज नूर खान एयरबेस से ईंधन लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एयरबेस रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर के एकदम पास में है। यही हेडक्वार्टर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी संभालता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिन्हें पाकिस्तान के अलग अलग कोनों में छुपाया गया है। अमेरिकी अखबार ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी रखने वाले एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का धराशायी होना था, क्योंकि नूर खान एयरबेस पर मिसाइल दागकर भारत ने दिखा दिया था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी भारत की पहुंच से दूर नहीं है और वो उन्हें भी टारगेट कर सकता है। नूर खान एयरबेस पर हमले को ऐसे भी समझिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भारतीय वायुसेना की धमक रावलपिंडी तक सुनी गई है। भारत ने नूर खान एयरबेस को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के आधा दर्जन से ज्यादा मिलिट्री और एयरबेस को टारगेट किया। शुरुआत 7 मई को POK में 9 आतंकी शिविरों पर हमले से हुई और 26 मिनट में ही एयरफोर्स ने 100 से ज्यादा आतंकी मार डाले। ये ठिकाने जम्मू कश्मीर में LOC से 30 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर अंदर तक थे। इस हमले में भारत ने राफेल के साथ स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर स्मार्ट वेपन, गाइडेड बम किट्स, M777 हावित्जर और कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारत के इस हमले से पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया और जवाब में भारत के 15 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। भारतीय फौज ने S-400 सुदर्शन चक्र, आकाश मिसाइल, बराक 8 और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी खतरे को बेअसर कर दिया और जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज ने लाहौर से कराची तक पाकिस्तानी एयर डिफेंस को धुआं कर दिया। इसके बाद 8-9 मई की रात पाकिस्तान ने 300 से 400 तुर्किश ड्रोनों से 36 स्थानों पर हमला किया, लेकिन हर ड्रोन को भारत ने मार गिराया। अगले दिन भी पाकिस्तान के ड्रोन हमले नाकाम रहे। भारत के मिलिट्री और सिविलियन एरिया पर पाकिस्तानी ड्रोन हमलों के बाद एयरफोर्स ने 10 मई को पाकिस्तान के 8 मिलिट्री ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला किया। एयरफोर्स ने रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कूर, चुनियान, पसरूर और सियालकोट में मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया, जबकि स्कर्दू, सरगोधा, जैकोबाबाद और भोलारी जैसे पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भारी हमला किया गया। इस हमले में एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस के साथ रडार और मिलिट्री प्रतिष्ठानों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हवाई अड्डे, रडार, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक ढांचा तबाह कर दिया गया है। उसकी मिलिट्री ताकत कमजोर पड़ गई है। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान के पास पलटवार करने की ताकत नहीं बची थी। नतीजा ये हुआ कि घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल के लिए बनी अथॉरिटी की बैठक बुला ली। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका को जो खुफिया जानकारी मिली थी उसमें यह क्लियर
नहीं था कि दोनों देशों के बीच युद्ध जिस रफ्तार से बढ़ रहा था उसके चलते ट्रंप सरकार ने हस्तक्षेप किया, या फिर इस बात के लिए कि दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों से हमला हो सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का पहला संकेत पाकिस्तान से आया और पाकिस्तान मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली है और यही अथॉरिटी पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला लेती है। साल 2000 में बनी इस अथॉरिटी में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके मंत्री और मिलिट्री के अधिकारी होते हैं, मगर आखिरी फैसला पाकिस्तान की मिलिट्री का ही होता है और इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मियां मुनीर है। अमेरिकियों को इस बात का डर भी था कि भारत एक समय आतंकी ठिकानों पर हमले की बात कर रहा था, बाद में पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया, यानी मामला हाथ से निकल रहा है। तो क्या शहबाज शरीफ की मीटिंग के बाद ही सीज फायर की बात अमेरिका तक पहुंची कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि गोदी मीडिया दिन भर चलाता रहा कि भारत ने अमेरिका को बताया कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों को लेकर मीटिंग कर रहा है और उसके बाद ही अमेरिका एक्शन में आया। क्या गोदी मीडिया जो खबरें चला रहा था वो सच थी या वो सब कुछ हवा हवाई था, कोई नहीं जानता। इसीलिए विपक्ष संसद के विशेष सत्र और ऑल पार्टी मीटिंग की बात कर रहा है। क्या मोदी विपक्ष की बात मानेंगे? सवाल ये भी है कि मोदी सत्ता घबराई क्यों? क्या उसे डर था कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा? मगर आज से 50 साल पहले 1971 में इंदिरा गांधी ने नहीं सोचा था, क्योंकि तब भी अमेरिका ने कह दिया था कि वो बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का 7वां बेड़ा भेज रहा है और इंदिरा गांधी ने कह दिया कि 7वां भेजो चाहे 70वां, भारत डरेगा नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि सीज फायर पर बात करने के लिए अमेरिकियों ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को लगाया था। भारत के दामाद वेंस 3 हफ्ते पहले ही भारत दौरे पर आए थे। उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। तो जेडी वेंस ने नरेंद्र मोदी से सीधी बात की, कहा कि दोनों देशों के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ने की आशंका है। नरेंद्र मोदी पर यह दबाव डाला गया कि वो पाकिस्तानियों पर जो लगातार हमला कर रहे हैं उसका विकल्प ढूंढने पर फोकस करें और अगर वो सीज फायर चाहते हैं तो इस बात को पाकिस्तानी भी कबूल कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जेडी वेंस की बात तो सुनी लेकिन कुछ कमिट नहीं किया। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ मियां मुनीर से बात की। मुनीर के साथ रूबियो ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की। और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका को धन्यवाद देते हुए ट्रंप की लीडरशिप और दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के लिए उनकी सक्रिय भूमिका का जिक्र किया तो क्लियर हो गया कि अमेरिका ने पूरी तरह से सीज फायर में रोल निभाया है। हालांकि भारत ने सीज फायर को अपना तो लिया लेकिन किसी ने भी अमेरिका की भूमिका को उस तरीके से स्वीकारा नहीं जैसा कि शहबाज शरीफ ने किया, यानी पाकिस्तान ने किया। और एक सच्चाई ये भी है कि ये सीज फायर कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मगर इस सीज फायर ने मोदी सत्ता का बहुत नुकसान किया है। वैसे सदन में खड़े होकर अमित शाह का दिया हुआ एक और भाषण वायरल है, जब वो कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि जब भारत की सेना जीतने वाली थी तब सीज फायर का ऐलान कर दिया इन लोगों ने, अगर सीज फायर 3 दिन बाद हुआ होता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। इस तरह की बातें भी अमित शाह सदन में कह चुके हैं। वीडियो फिर से वायरल हो रही है। तो सवाल वही है कि सीज फायर का दबाव क्या था, तो 1994 के उस प्रस्ताव का क्या हुआ जिसे सभी पार्टियों ने मिलकर संसद से पारित किया था। और कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है कि 1994 का प्रस्ताव मोदी सरकार मानती है कि नहीं, क्योंकि उस प्रस्ताव को बीजेपी का भी समर्थन था। यह पहला बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर था जहां नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री चूकते हुए नजर आ रहे हैं। आजाद भारत के 70-75 सालों में यह पहली बार हुआ जब किसी तीसरे देश ने अपनी तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए और हर प्रधानमंत्री के पास नरेंद्र मोदी की तरह बहुमत नहीं था। राजीव गांधी के बाद और 2014 से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके पास 240 सीटें भी नहीं हुआ करती थी। गठबंधन की सरकारें होती थी, मगर उन्होंने कभी किसी देश को सीज फायर का ऐलान नहीं करने दिया। और यही प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात करके आए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो न जाने कितने मौकों पर पीओके वापस लेने की बात कह दिया है। फिर ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार सीज फायर के लिए तुरंत तैयार हो गई? क्या ये वही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का झांसा था? लेकिन बात तो सिंदूर का बदला लेने की थी। और भारत की फौज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया कि हमारी सेना ने 150 से ज्यादा आतंकी मारे हैं। मगर सवाल तो सेना के पराक्रम पर
था ही नहीं। उनकी शहादत, उनके बलिदान को हर भारतीय सैल्यूट करता है और करता रहेगा। भारत का हर एक नागरिक अपनी सेना के लिए जान देने को तैयार है और इसका नजराना देश ने चंडीगढ़ में देखा, जब वॉलंटियर बनने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े, भीड़ जुट गई। लेकिन सवाल यह है कि जो सेना रावलपिंडी में पाकिस्तानी मिलिट्री के नूर खान एयरबेस पर गोला दाग सकती है, जो पेशावर तक मिसाइल मार सकती है, आखिर उस सेना के किए कराए पर पानी किसने फेरा, क्यों फेरा गया? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का सीज फायर का ऐलान करना भारत के पक्ष में नहीं है। इससे भारत की इमेज पूरी दुनिया में खराब हुई है, परसेप्शन पूरी तरह से हमारे खिलाफ गया है। कितना बेहतर होता मोदी खुद सीज फायर का ऐलान करते, किसी अफसर से करवा देते, किसी मंत्री से करवा देते। 1947 से यह देश पाकिस्तान और चीन के साथ बैक चैनल मीटिंग करते आया है। इसके बावजूद कभी किसी और देश ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया। किसी प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। अगर किसी ने मुंह खोला तो तुरंत बोला गया कि जबान बंद रखो, यह हमारा आपसी मामला है। लेकिन मोदी सत्ता ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया है। गोदी मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबरें चलवाई गई कि सरकार मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगी, मगर सूत्रों के हवाले से समझ लीजिए यह सरकार कैसे काम कर रही है। भारत की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान के साथ जंग को ये लोग वीडियो गेम समझ बैठे हैं। भारत का पहले दिन से स्टैंड था कि हमारी फौज आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पाकिस्तानी फौज आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को टारगेट कर रही है। इसलिए भारत को सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि फिर युद्ध विराम की बात क्यों आई? नरेंद्र मोदी चाहते तो जेडी वेंस और मार्को रूबियो से कह सकते थे कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध जैसी बात ही नहीं है। भारत ने पहलगाम का बदला लेने के लिए आतंकियों को मारा है और उसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों को बचाने के लिए भारत पर हमला किया, उसकी सेना ने हमला किया। मगर ऐसा नहीं कहा गया। सीज फायर गलत नहीं है, सीज फायर ठीक है, लेकिन अमेरिकी दादागिरी के आगे घुटने टेकना गलत है। यह गलत है कि हमारे देश के बारे में फैसला ट्रंप कैसे ले सकता है। पाकिस्तान के झांसे में आकर भारतीय सेना के शौर्य को नीचा दिखाना गलत है और यह पाप मोदी सत्ता से हुआ है, नरेंद्र मोदी से हुआ है। इस पाप का प्रायश्चित तो करना होगा। नरेंद्र मोदी इससे बच नहीं सकते। मोदी सत्ता के सीज फायर के फैसले से उनके ही अंधभक्त, अंध समर्थकों में भी जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन यह आक्रोश विदेश सचिव के खिलाफ ठेल दिया गया, सोशल मीडिया पर उन्हें गरियाने में लगा दिया गया, बावजूद इसके कि मोदी सत्ता के किसी भी फैसले के लिए विदेश सचिव जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन मोदी सत्ता ने विदेश सचिव का बचाव भी नहीं किया। उनके परिवार को गालियां देने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से लेकर कोई भी विदेश सचिव को समर्थन नहीं दे सका और यह समर्थन न मिलना बाकी राजनयिकों और नौकरशाहों के लिए मैसेज है कि हिंदुत्व की नफरती फौज के आगे उनकी क्या विसात है। यह सत्ता उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगी, जबकि इसी सत्ता ने जंग की आड़ में हजारों अकाउंट बंद करवाए। तो फिर सत्ता के आईटी सेल को विदेश सचिव के पीछे किसने छोड़ा, किसने लहकाया? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। मगर सवाल यह है कि जवाब देने वाला तो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। पता लगाइए कहां है, हाई लेवल मीटिंग कर रहा है कि हाउ लेवल मीटिंग कर रहा है। एक बार फिर से आप सभी से अपील है, अपने इस चैनल लोकहित इंडिया को बचाने के लिए इस क्यूआर कोड या फिर अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। समय कम ही बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।